Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. This is me Asif Javed. I welcome one and all to EACT classes. In today's lecture, we will discuss something more about our JK set course in mathematics, and we will be discussing about very important concept, that is harmonic function. So let us start. हार्मोनिक फंक्शन की अगर हम बात करें, हार्मोनिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है if we have a real valued function with first and second order continuous partial derivative, यानी इसके फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूस, इसके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करते हो और वो कंटिन्यूस हो, और साथ में वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये फंक्शन लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट्स एक्स एंड वाई इन द डोमेन डी। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है हार्मोनिक फंक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मैं एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स ले लो, वाई ले लो, एक्स वाई ले लो, एक्स माइनस वाई ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई स्क्वायर ले लो, किसी भी डोमेन में ले लो, तो ये हमेशा हार्मोनिक होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब ये इसको देखते हैं थोड़ा सा करके। जैसे मैं एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स लेता हूँ, लीजिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लीजिए, यू एक्स इज इक्वल टू वन, यू वाई इज इक्वल टू जीरो, वी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं इसके सब के सब पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं और वो कंटिन्यूअस भी हैं। आप डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालिए, इसके इक्वल होगा दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स। जब आप लेंगे दिस इज गोइंग टू बी, पहले डेल एफ बाई डेल एक्स निकालिए, सो डेल एफ बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, दिस इज वन। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालिए, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। तो सब के सब पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, कंटिन्यूअस भी हैं, और इनका जो पार्शियल डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से हम देख सकते हैं कि दिस इज हार्मोनिक फंक्शन। सिमिलरली ये भी हार्मोनिक है, ये भी हार्मोनिक हो जाएगा, सब के सब हार्मोनिक हो जाएगा। तो ये वाले फंक्शन ऐसे हैं जो हार्मोनिक नहीं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखते हैं। लेट अस सी एक्स स्क्वायर प्लस, सपोज हम ये देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा u क्या है आपका, मतलब रियल पार्ट इस फंक्शन का, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v क्या है, दैट इज जीरो। तो यू एक्स हो जाएगा टू एक्स, यू वाई हो जाएगा टू वाई, वी एक्स हो जाएगा जीरो, और वी वाई भी हो जाएगा जीरो। तो अब ये सब के सब पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी करते हैं, कंटिन्यूअस भी हैं। लेकिन अब इसके बाद हमें क्या देखना है, डेल स्क्वायर डेल एफ बाई डेल एक्स। तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स हो जाएगा दिस इज टू एक्स, और डेल एफ बाई डेल वाई कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टू वाई। फिर आप देखिए डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू, और डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर भी हो जाएगा टू। तो दोनों का सम करोगे दैट इज इक्वल टू फोर, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसलिए लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, दैट मीन्स ये हार्मोनिक फंक्शन नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे ये चीज भी क्लियर है कि जो डी है आपकी ये डोमेन होनी चाहिए, डी शुड बी
डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ सी इज कॉल्ड डोमेन। अगर डी डोमेन नहीं होगी तब हार्मोनिक फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फंक्शन है। इस केस में अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाओगे तो y किसके इक्वल आ रहा है? प्लस माइनस 1/6। दैट मीन्स अगर इसको आप यहाँ पे देखो ग्राफिकली, दिस इज व्हाट, y इक्वल टू 1/6 एंड y इक्वल टू माइनस 1/6। क्लियरली आप देख सकते हो कि y इक्वल टू 1/6 और माइनस 1/6, दिस इज नॉट, although this is not open set, ओपन सेट नहीं है तो ये कनेक्टेड नहीं होगा, आई मीन टू से डोमेन नहीं होगा। तो अगर डोमेन नहीं है तो हार्मोनिक फंक्शन जो है ये नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर f इक्वल टू यू प्लस आई वी आपका एनालिटिक फंक्शन है तो इसके जो आपके u और v होते हैं, दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ f और इमेजिनरी पार्ट ऑफ f, दे आर ऑलवेज हार्मोनिक, बट कन्वर्सली ऐसा ट्रू नहीं। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है u प्लस आई वी जो कि एनालिटिक फंक्शन, ये क्या है? एनालिटिक फंक्शन, तो u और v क्या हो जाएंगे? हार्मोनिक। u और v क्या हो जाएंगे? हार्मोनिक। मतलब डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सिमिलरली डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाई डेल वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। फाइन, ओके। तो इसको आप देख सकते हो, इजीली प्रूव कर सकते हो। अगर एनालिटिक फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से जब आप डबल डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लोगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को सम करोगे तो क्योंकि राइट साइड इनकी इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। बात समझ आई? और कुछ रिजल्ट्स हैं? ठीक है, जस्ट अ सेकंड। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर u और y आपके हार्मोनिक हो तो जरूरी नहीं है कि u प्लस आई भी जो है वो एनालिटिक हो जाएगा। अभी हमने देखा ना कि अगर आपका f इज इक्वल टू u प्लस आई भी एनालिटिक है, if this is analytic, then we saw that u and v are harmonic, but converse need not be true, converse need not be true। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि अगर u और v हमारे पास कोई दो फंक्शन है जो कि हार्मोनिक है तो जरूरी नहीं है कि f इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक हो जाए। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। देखो, u आपका y है, v x है, तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा? 0। डेल वी बाई डेल वाई कितना हो जाएगा? 0। सिमिलरली इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है
पार्शियल डेरिवेटिव 0 होगा और इसका भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 0 होगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि सिमिलरली इसका जब आप डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर करेंगे वो भी 0 हो जाएगा और डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। तो इनका सम 0 हो जाएगा। तो ये और भी दोनों हार्मोनिक है। लेकिन एफ जेड इक्वल टू वाई प्लस आई एक्स एनालिटिक नहीं है। क्यों नहीं है एनालिटिक? यू एक्स देखिए कितना है इसका, यू एक्स है 0, यू वाई कितना है 1, वी एक्स कितना है, वी एक्स है इसका 1 और वी वाई कितना है 0। तो यू एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? वी वाई के। वो तो हो रहा है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन वी एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस यू वाई। मतलब 1 किसके इक्वल होना चाहिए? -1, विच इज नॉट ट्रू। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। अगर कोई एनालिटिक फंक्शन होता तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती। और मैंने आपको कहा था कि नॉन एनालिटिसिटी हम कैसे प्रूव करते हैं? हम कंट्रापोजिशन लेते हैं किसका? उस रिजल्ट का, नेसेसरी कंडीशन का, कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। सो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। So this function is not analytic. Clear? Fine. अब हम देखते हैं कि हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है। लेट अस सी। हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है? अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी आपका एक एनालिटिक फंक्शन है और यू और वी दोनों हार्मोनिक है तो वी को हम कहते हैं हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू। बात समझे? अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है तो उस केस में और यू और वी दोनों क्या है? ऑब्वियसली हार्मोनिक होंगे। ये तो अभी हमने पढ़ा। उस केस में जो ये इमेजिनरी पार्ट है दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ रियल पार्ट। और V is said to be harmonic conjugate of U on a domain D if U plus IV is analytic। बात एक ही, यानी अगर U plus I times V एनालिटिक हो जाए तो इस केस में V को हम क्या कहते हैं? दिस इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ V is harmonic conjugate of पॉइंट। अब हार्मोनिक कंजुगेट क्या यूनिक होता है किसी भी हार्मोनिक फंक्शन का? तो ऐसा जरूरी नहीं है। हार्मोनिक कंजुगेट जो है वो यूनिक नहीं होता। इट मे नॉट बी यूनिक, क्योंकि अगर वी हार्मोनिक कंजुगेट है दैट मीन यू प्लस आई वी इज एनालिटिक। अगर यू प्लस आई वी एनालिटिक है तो यू प्लस आई वी प्लस ए आई भी जो है एनालिटिक होगा, बिकॉज सम ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक। तो ये भी एनालिटिक हो जाएगा। दैट मीन बी प्लस ए भी हार्मोनिक कंजुगेट हो जाएगा। लेकिन पहले ऊपर हमने कहा था वी हार्मोनिक कंजुगेट है, अब कहा वी प्लस ए भी हार्मोनिक कंजुगेट है। इसका मतलब हार्मोनिक कंजुगेट यूनिक नहीं है। हाँ, हार्मोनिक कंजुगेट इज यूनिक अप टू एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट। मतलब कोई भी दो हार्मोनिक कंजुगेट अगर आपको दिए जाएं किसी भी हार्मोनिक फंक्शन के, अगर आपके पास दो हार्मोनिक कंजुगेट दिए जाएं तो इनके बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा एक कांस्टेंट का डिफरेंस हो सकता है। द डिफरेंस बिटवीन देम इज सिंपली ए कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते थे एक v था और दूसरा क्या है? v प्लस। इफ यू टेक देयर डिफरेंस इट इज इक्वल टू माइनस। मतलब दो हार्मोनिक कंजुगेट्स के बीच में अगर कुछ डिफरेंस हो सकता है तो वो सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस हो सकता है। यहाँ से आप पहचान सकते हैं, अगर आपके पास दो हार्मोनिक कंजुगेट दिए गए होंगे एक हार्मोनिक फंक्शन के, तो आप पहचान सकते हो कि उनको देख के कि अगर उनमें सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है देन दे आर गोइंग टू बी द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ द सेम हार्मोनिक फंक्शन। यही एक कहलाया, यही बात कही गई है।
कि अगर V1 और V2 हार्मोनिक कंजुगेट हैं तो यही है कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू C, और V1 माइनस V2 जो है वो क्या हो सकता है, C हो सकता है। इसका प्रूफ भी दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि अगर U प्लस IV एनालिटिक है और V U का हार्मोनिक कंजुगेट है, तो क्या V U का हार्मोनिक कंजुगेट होगा? अगर V U का हार्मोनिक कंजुगेट है तो क्या ऐसा हो सकता है कि U इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ V? बच्चे ऐसा जरूरी नहीं है, इन जनरल ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर V हार्मोनिक कंजुगेट है U का, then U is need not be harmonic conjugate of V। जैसे आप देख सकते हैं Fz इक्वल टू x प्लस IV, यहाँ पे Y किसका हार्मोनिक कंजुगेट? दिस इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ X। Why? Because x plus iy is एनालिटिक फंक्शन। लेकिन दूसरी तरफ से आप देखिए, अगर मैं ऐसे ले लूं, if I take y plus ix, so clearly this is not analytic, this is not analytic, so what we saw is that x is not harmonic conjugate of y। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। तो v is harmonic conjugate of u if and only if minus u is a harmonic conjugate of v। एक ही केस में v हार्मोनिक कंजुगेट, ये जो अगर v हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u है तो इनके बीच में, और ये जो रिवर्स मैंने कहा था उनके बीच में कुछ इस तरह का रिलेशन, मतलब v is harmonic conjugate of u implies minus u is harmonic conjugate of v। ये बोथ साइड ट्रू है। और अगर माइनस u हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ v है, देन v is harmonic conjugate of u। तो ये 1 to 1 है। if v is harmonic conjugate of u, then minus u is harmonic conjugate of v, or if minus u is harmonic conjugate of v, then v is harmonic conjugate of u। यहाँ से आप देख सकते हैं the proof। if u is harmonic conjugate of v and v is harmonic conjugate of u, then both u and v are must be constant। अगर ऐसा कभी हो जाए कि u किसका हार्मोनिक कंजुगेट, ऐसे तो इन जनरल नहीं होता है, लेकिन जिस केस में ऐसा हो जाए कि u हार्मोनिक कंजुगेट है v का और v हार्मोनिक कंजुगेट है किसका, u का। now this is true, then u and v both are constants। उस केस में u और v दोनों क्या होंगे, are both constant। इसका आप प्रूफ दे सकते हैं नीचे। if u is harmonic conjugate of v, then this is analytic। if v is harmonic conjugate of v, then this is analytic। अब अगर दो फंक्शन एनालिटिक है, उनका सम भी एनालिटिक होगा, मतलब 2iv जो है ये एनालिटिक होगा। लेकिन एक रिजल्ट होता है कि प्योरली इमेजिनरी एनालिटिक फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ से v आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, दिस इज एनालिटिक एंड प्योरली इमेजिनरी फंक्शन। तो प्योरली इमेजिनरी फंक्शन अगर एनालिटिक हो जाता है, दैट मीन्स व्हाट हैपेंस, आपका फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। उस केस में फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये एक रिजल्ट होता है, आई विल शो यू दैट रिजल्ट। स्टे ट्यून टू मी। आई विल शो यू दैट। कांस्टेंट फंक्शन होने के कुछ क्राइटेरियन होते हैं, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये देखिए, टू स्टार्ट विथ if f is an analytic function, then f must be constant function under following condition। क्या कंडीशन है, एक एनालिटिक फंक्शन है पहले से ही, उसके बाद बहुत सारी इसमें कंडीशंस है।
इसमें एक कंडीशन ये भी है कि f इज प्योरली imaginary valued या f is real valued या image of f lies on a horizontal line या इसी तरह से f प्राइम जो है वो 0 हो या f बार जो है वो एनालिटिक हो या मॉड ऑफ f कांस्टेंट हो, तो इन सभी कंडीशंस में जो है वो एनालिटिक फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट लगेगा कि f इज प्योरली रियली प्योरली इमेजिनरी वैल्यूड और साथ में वो एनालिटिक भी है। तो प्योरली इमेजिनरी वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन इज कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि दिस इज कांस्टेंट। तो प्योरली इमेजिनरी एनालिटिक फंक्शन कांस्टेंट है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो इफ f is an analytic function then purely imaginary function, analytic function, this is constant. So this implies f is constant. तो क्या रिजल्ट लगा यहाँ पे, दिस वाज प्योरली इमेजिनरी एनालिटिक फंक्शन। तो यहाँ से 2iv क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ से v हो गया कांस्टेंट। अब इसी तरह से अगर ये दो एनालिटिक फंक्शन है तो इनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूँ u प्लस iv माइनस v प्लस iu, ये क्या हो जाएगा, माइनस आई टाइम्स दिस इज u प्लस iv माइनस iv। तो v आपका कांस्टेंट हो गया। We just need to prove that u is also constant। अगर u भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्या कहा था मैंने कि अगर u is harmonic conjugate of v and v is harmonic conjugate of u then u and v both are constant। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला, ये फंक्शन कांस्टेंट हो गया। कौन सा फंक्शन, तो iv दिस बिकम्स कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, u प्लस iv प्लस iv minus u, this is constant। Similarly we can prove that somehow we have to prove that u is also constant। u अब कैसे हम constant प्रूव करेंगे, देखो v प्लस आई यू, अगर मैं इसको पहले ले लूं प्लस आई टाइम्स कर दूं u प्लस आई वी, यानी ऐसे इनको ऐड कर दूं, तो ये भी है क्योंकि ये भी एनालिटिक फंक्शन है और i टाइम्स एनालिटिक फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा वो भी एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। सो सम ऑफ टू एनालिटिक फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन। सो ये हो जाएगा v प्लस आई यू माइनस वी, कैंसिल हो जाएगा। सो 2iu एनालिटिक हो जाएगा बट ये प्योरली इमेजिनरी एनालिटिक फंक्शन है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो u भी कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स u भी कांस्टेंट हो जाएगा, v भी कांस्टेंट हो जाएगा, दैट मीन्स f भी कांस्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक फंक्शन में अगर क्या हो जाए, एक फंक्शन में अगर u और v दोनों एक दूसरे के हम हार्मोनिक कंजुगेट हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो फंक्शन ही कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, I will take objectives in a separate lecture। चलिए एक देख लेते हैं
जून 2015 में नेट में पूछा गया है कि f be the real valued harmonic function that is f satisfies the equation this. Define the function g. g को कैसे डिफाइन किया गया है? fx minus I times fy, और h को कैसे डिफाइन किया गया है? fx प्लस I टाइम्स f of y. गिवन क्या दिया है हमें कि f इज हार्मोनिक फंक्शन. फाइन. देन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. g and h आर बोथ हार्मोनिक फंक्शंस. g is holomorphic, that is analytic, but h need not be holomorphic. h is holomorphic but g need not be holomorphic. both g and h are identically equal to zero function. अगर आप गौर से देखो, ये जो g फंक्शन है इसको अगर आप विद रेस्पेक्ट टू x लेते हो दिस लुक्स लाइक दिस, विद रेस्पेक्ट टू y लेते हो दिस लुक्स लाइक दिस. तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज g इज गिवन टू बी एनालिटिक. अगर g एनालिटिक दिया है दैट मीन्स gx किसके इक्वल हो जाएगा? gy के. तो यहाँ से ये जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से f सेटिस्फाई करेगा लैप्लेस इक्वेशन को. ठीक है, तो यहाँ से आपका डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर. तो g and h are both harmonic. g is holomorphic but h need not be holomorphic. यहाँ पे आपको क्या देखना है इस क्वेश्चन में? देखिए, जो आपको दो फंक्शन दिए गए हैं g और h, तो क्लियरली आपको ये देखना है कि बेसिकली जो आप gx निकालोगे तो gy निकालोगे. इसी तरह से इफ यू विल फाइंड, करना है आपको इसको, सॉरी, ये जो आपका fx है और माइनस fy है, दिस इज योर फंक्शन. तो इसके जो आप क्या निकालोगे? ux और uy, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव और इसका डबल डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ऊपर आपका f हार्मोनिक फंक्शन दिया गया है तो इसलिए एग्जिस्ट करेंगे. और साथ में आप ये भी देखोगे कि gx, ये जो आपका ux है, इसका x जो है दिस इज इक्वल टू uy का y. Because uxx is equal to uyy, this gives you this equation. देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे. अगर आप g फंक्शन को देखें, looks like this u plus iv. अब आप u को ट्रीट कीजिए डेल्टा f बाई डेल्टा x प्लस i टाइम्स माइनस डेल f बाई डेल y. अब ये u का काम करेगा, ये v का, तो ux क्या होगा? डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर. और y क्या होगा? माइनस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर. तो लैप्लेस इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी बिकॉज, और ये एग्जिस्ट भी करेंगे क्योंकि फंक्शन f हार्मोनिक है. डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो अगर है तो पहली सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. दैट मींस दिस इज करेक्ट. दूसरी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए? vx इज इक्वल टू माइनस uy. तो vx क्या होगा? ये रहा आपका vx, इस माइनस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू माइनस uy हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डेल एक्स. दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड व्हिच इज अगेन ट्रू. तो दोनों सीआर इक्वेशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं.
सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ पे एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब जी के लिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सी आर इक्वेशन आर गेटिंग सेटिस्फाइड फॉर जी प्लस partial derivatives are continuous, second order partial derivatives are continuous by virtue of this harmonic condition which is given in the beginning, because CR equations, sorry, harmonic function itself demands that whenever the Laplace equation has to be satisfied, then the function is composed of u and v, and both u and v have second order partial derivatives continuous. तो वहां से हमें कंटिन्यूटी मिल जाएगी, तो सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी से हमें मिल जाएगा कि आपका जो जी फंक्शन है वो एनालिटिक है। वहीं पे आप एच को अगर देखोगे तो एच की सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि एच इज नॉट एनालिटिक। तो अब आइए देखिए जरा कौन कौन से ऑप्शन हो रहा है। जी एंड एच बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन, बिल्कुल भी नहीं, एच जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा हार्मोनिसिटी को, जी सेटिस्फाई कर देगा हार्मोनिसिटी को। इसको आप चेक कर सकते हो। आई मीन टू से अगर आप डेल स्क्वायर जी बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालते हो और डेल स्क्वायर जी बाई डेल वाई स्क्वायर निकालते हो, देखो अगर आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू वाई करोगे ये हो जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। तो कुल मिला के जब आप इनको सम करोगे तो प्लस माइनस होके ये क्या कट जाएगा एक दूसरे से। ऐसे देखो डेल स्क्वायर जी बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या होगा, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, माइनस आई टाइम्स डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। आई को कॉमन ले लीजिए आप, राइट, सॉरी डेल वाई स्क्वायर तो नहीं है ना ये, दिस इज नॉट हार्मोनिक, सो जी इज नॉट हार्मोनिक फंक्शन, तो जी हार्मोनिक नहीं है। इसी तरह से एच को भी आप देखोगे, एच क्या है, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस आई टाइम्स डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस आई टाइम्स डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। तो ये भी हार्मोनिक फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं होगा। सो दैट मीन्स ना तो ये होलोमॉर्फ ये हार्मोनिक है और ना ही वो हार्मोनिक, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, जी इज होलोमॉर्फिक, बिल्कुल, बट एच नीड नॉट बी होलोमॉर्फिक, सही कह रहा है, एच इज होलोमॉर्फिक, बिल्कुल गलत है वो। बोथ जी एंड एच आर आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो, बोथ जी एंड एच आर आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो, आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो नहीं हो सकते दोनों, so this is नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी फंक्शन का हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं कि किसी भी फंक्शन का हार्मोनिक कंजुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो एल्गोरिदम है। पहले एक रिजल्ट आप देखिए, इन जनरल जो है जरूरी नहीं है कि हर हार्मोनिक फंक्शन का हमें हार्मोनिक कंजुगेट मिले, लेकिन सिंपली कनेक्टेड डोमेन अगर हो, अगर सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो तो उस केस में हमें हर हार्मोनिक फंक्शन का हार्मोनिक कंजुगेट मिलता है, ठीक है। इन जनरल ऐसा जरूरी नहीं। अभी सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होती है,
सिंपली कनेक्टेड डोमेन, आप ये याद रखो, ऐसी डोमेन जिसमें कोई होल ना हो, सिंपल सी याद रखो। डोमेन हैविंग नो होल्स इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड डोमेन, या विच कैन बी श्रंक टू ए पॉइंट, कहने का मतलब वही है, यानी जिसके बीच में कोई भी होल ना हो। अब जैसे अगर मैं इस तरह की डोमेन लेता हूँ, एनोलस टाइप की, मतलब इस तरह की डोमेन, दिस इज नॉट सिंपली कनेक्टेड क्योंकि इसमें बीच में होल आ गया। तो जिस डोमेन के बीच में भी होल होगा वो सिंपली कनेक्टेड नहीं होगी, और जिसमें कोई भी होल नहीं होगा दैट इज, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी डोमेन जो सिंपली कनेक्टेड हो उसमें हमें हर हार्मोनिक फंक्शन का हार्मोनिक कंजुगेट मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि फाइंड कैसे करते हैं। अगर कहीं पे किसी फंक्शन का हार्मोनिक कंजुगेट एग्जिस्ट करता है तो दो एल्गोरिदम है उसको फाइंड करने के। एल्गोरिदम फर्स्ट देखिए क्या है, हम एग्जांपल भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए तरीका क्या है। तो फाइंड हार्मोनिक कंजुगेट, सबसे पहले हम ux फाइंड करेंगे और uy फाइंड करेंगे। ओके, ux और uy फाइंड कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ, ux और uy फाइंड कर लिया, उसके बाद हम CR इक्वेशन का यूज करेंगे। CR इक्वेशन क्या कहती है कि ux इज इक्वल टू vy। फिर हम ऐसा करेंगे कि हम हम ऐसा करेंगे कि विद रेस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। विद रेस्पेक्ट टू y जब हम इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये जो vy है ये v हो जाएगा, और ux dy प्लस सम फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। उसके बाद हम vx को माइनस uy के बराबर पुट करेंगे, मतलब सेकंड CR इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो सेकंड CR इक्वेशन जब हम यूज करें, और ऐसा हम कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हार्मोनिक कंजुगेट तभी तो एग्जिस्ट करेगा ना जब दोनों के दोनों पार्ट होंगे एनालिटिक फंक्शन के, और एनालिटिक फंक्शन में तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। सो दैट मीन्स उसके बाद हम vx को फाइंड करेंगे बाय पुटिंग vx इक्वल टू माइनस uy। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सपोज हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है uxy is equal to x cube minus 3xy square equal to y, and we have to find the harmonic conjugate v for that। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ux फाइंड कर लिया आपने, ux is equal to 3x square plus 3y square। उसके बाद जो v है, मैंने आपको कहा था ना कि ux किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू vy। तो उसके बाद हमने क्या देखा था, दोनों साइड जब हमने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, सो दिस इज इक्वल टू ux dy प्लस सम फंक्शन ऑफ x। तो v किसके इक्वल हो जाएगा, ux dy। ux कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy प्लस phi ऑफ x। इसको जब इंटीग्रेट करोगे 3x स्क्वायर कांस्टेंट है, dy का y हो जाएगा, 3y स्क्वायर का y क्यूब हो जाएगा प्लस phi ऑफ x। तो यहाँ से आपको v निकल गया, लेकिन अभी भी आपको phi ऑफ x फाइंड करना है। phi ऑफ x अभी तक आपको मालूम नहीं है, उसके लिए आप सेकंड CR इक्वेशन फाइंड करोगे, दैट इज vx इज इक्वल टू माइनस uy। अब यहाँ से vx कितना हो जाएगा, यहाँ से ये फाइंड करोगे, दैट इज 6xy, और ये 0 हो जाएगा, प्लस p प्राइम x इज इक्वल टू माइनस uy। u कितना है आपका, ये यहाँ पे है, दैट इज माइनस 236 माइनस 6xy, और हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1। तो 6xy और 6xy कैंसिल होगा, p प्राइम x किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से जब आप इंटीग्रेट करोगे phi ऑफ x को बोथ साइड, तो phi ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, -1 की इंटीग्रेशन जब करोगे दैट विल लुक लाइक -x। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, -x प्लस c। तो phi ऑफ x भी मिल गया, और v कितना था, v था आपका 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब प्लस phi ऑफ x, और phi ऑफ x की वैल्यू भी आपको सेकंड CR इक्वेशन से मिल गई। सो दैट इज -x प्लस c, वो यहाँ पे पुट कर दो, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा हार्मोनिक कंजुगेट।
बात समझे? चलो एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अगर किसी को फिर से डाउट, जैसे मुझे पता है एफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स का हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है? वाई होता है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मुझे नहीं, मुझे पता करना है एक्स का हार्मोनिक कंजुगेट। यू कितना दिया है मुझे? एक्स। सबसे पहले मैं यू एक्स फाइंड करूंगा, ये रहा मेरा वाई। उसके बाद यू एक्स किसके इक्वल होता है? वी वाई के। तो और अब दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई किसके, वी किसके इक्वल हो जाएगा? यू एक्स डी वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। तो यू एक्स किसके इक्वल है? दैट इज वन, वन डी वाई दैट इज वाई प्लस पी ऑफ एक्स। ये मिल गया मुझे v। अब दूसरी सीआर इक्वेशन पुट कीजिए, वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई। वी एक्स कितना हो जाएगा? दिस इज जीरो प्लस फी प्राइम एक्स इज इक्वल टू यू कितना था? एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस यू वाई कितना हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा, दैट इज जीरो। दैट मीन्स फी प्राइम एक्स कितना हो गया? जीरो। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे आप पी ऑफ एक्स, सो पी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी ऑफ एक्स कांस्टेंट हो गया तो v कितना हो जाएगा? y प्लस कांस्टेंट। सो क्लियरली आप देख सकते हो कि जो हार्मोनिक कंजुगेट होगा x का वो क्या होगा? y प्लस कांस्टेंट। और मैंने कहा था आपको कि हार्मोनिक कंजुगेट यूनिक नहीं होता है, बल्कि हार्मोनिक कंजुगेट जो है दे डिफर बाय ए कांस्टेंट, दे डिफर बाय ए कांस्टेंट। तो अगर c आप जीरो ले लेंगे तो ये वाला एनालिटिक फंक्शन आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप इस तरह का कोई भी एनालिटिक फंक्शन ले सकते हैं, x प्लस आई y plus a. This is always analytic because y plus a is harmonic conjugate of x. तो ये है आपका तरीका नंबर एक, या एल्गोरिदम नंबर एक। अब बात करते हैं एल्गोरिदम नंबर दो की। इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले यू एक्स फाइंड कीजिए, यू वाई फाइंड कीजिए। उसके बाद आपको ये स्टेप याद रखना है, दिस इज वेरी श्योर शॉर्ट तरीका है ये। एफ प्राइम जेड को आपने कैसे लिखना है? आपने लिखना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ जेड कॉमा जीरो माइनस आई टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ जेड कॉमा जीरो। ये आपको निकालना है। एफ प्राइम जेड को कैसे लिखना है? यू एक्स जेड जीरो माइनस आई टाइम यू वाई जेड जीरो। और उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है? एफ, सीधा डायरेक्टली। वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स जेड जीरो माइनस आई टाइम्स यू वाई जेड जीरो विद रेस्पेक्ट टू जेड, विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो ये आप करोगे यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आप ये फाइंड करोगे एफ प्लस सी, तो यही आपको क्या दे देगा? दिस विल गिव यू एनालिटिक फंक्शन। और एनालिटिक फंक्शन आपको मिल गया तो वहां से जो हार्मोनिक कंजुगेट है वो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, जैसे ये देख ले लीजिए, आपको u क्या दिया है? u is given to be cos hyperbolic x sin y। आपको इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए? यू एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखिए इसका डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक x का होता है sin हाइपरबोलिक x, विद रेस्पेक्ट टू x है तो sin y कांस्टेंट होगा। फिर यू वाई निकालना था आपको। यू वाई कैसे निकलेगा? cos हाइपरबोलिक x कांस्टेंट रहेगा और sin y का क्या हो जाएगा? cos y। उसके बाद आपको क्या करना था? यू एक्स जेड जीरो। तो यू एक्स जेड जीरो क्या हो जाएगा? शाबाश, मतलब x की जगह आपको z पुट करना, ठीक है, और y की जगह जीरो। तो ये तो साइन हाइपरबोलिक z हो जाएगा, लेकिन साइन y कितना हो जाएगा? बेसिकली ये z जीरो जो मैं पुट कर रहा हूँ ना,
z is in place of x and y is in place, this 0 is in place of y. अब x क्या है यहाँ पे, साइन हाइपरबोलिक z हो जाएगा, लेकिन y 0 होगा, साइन 0 0, तो ux z 0 हो जाएगा 0, फिर uy z 0 क्या आएगा, तो हो जाएगा cos हाइपरबोलिक z और cos 0 हो जाएगा 1, तो ये y का काम 0 कर रहा है, सो cos 0 is 1, सो uy z 0 हो गया cos हाइपरबोलिक z। यहाँ से निकल गया uy भी निकल गया ux भी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, याद कीजिए जो आपका fz था दैट इज इक्वल टू, शाबाश, ux z0 माइनस I टाइम्स uy z0, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू z प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, ux z0 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, माइनस I टाइम्स, वो कितना आया था cos हाइपरबोलिक z with respect to z, so that is equal to minus I times cos hyperbolic z dz plus c। अब cos hyperbolic की इंटीग्रेशन क्या होती है, that is sin hyperbolic, so this is minus I times sin hyperbolic z plus c, तो fz किसके इक्वल हो जाएगा, that is, और आपको पता ही है माइनस I टाइम्स साइन, जो I टाइम साइन हाइपरबोलिक z है ये किसके इक्वल होता है, दिस इज साइन आई जेड, साइन आई जेड, तो I साइन हाइपरबोलिक z को मैं लिख सकता हूँ साइन आई जेड, सो दिस इज माइनस साइन आई जेड, सो दिस इज माइनस साइन आई जेड, कितना हो जाएगा माइनस वाई प्लस आई एक्स प्लस सी, तो यहाँ से आप लगाइए फार्मूला, सो यू अप्लाई फार्मूला, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्लियरली आप देख पा रहे हैं जो आयोटा के साथ है ना टर्म, कौन सी, माइनस कॉस वाई एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी, ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है आपकी, दिस इज द हार्मोनिक कंजुगेट साइन वाई कॉस साइन वाई, राइट, साइन वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ, तो देख लीजिए प्रॉपर्ली, साइन वाई cos hyperbolic x, yes this is plus I, इसको हम लिख सकते हैं माइनस cos y sin hyperbolic x प्लस c, तो ये वाली जो टर्म है, ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है शायद, तो ये वाली टर्म है, दिस इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ दिस, because this whole thing has become an analytic function, is an analytic function, क्लियर है। सो इसका हमें निकालना था cos हाइपरबोलिक x sin y का, तो क्या निकल गया इसका, दिस इज माइनस cos y sin हाइपरबोलिक x प्लस c, तो बेसिकली इसका एल्गोरिथम 3 का मजा ये है कि आपको डायरेक्टली एनालिटिक फंक्शन दे देता है, यू जस्ट हैव टू फाइंड व्हाट, you have to find ux and uy, and after that you have to simply find out, this, I mean to say you have to find out ux z0 minus uy z0 plus c, ठीक है, ये तो हो गया आपका किसके लिए, ये एल्गोरिथम 2 है। इसी तरह से एल्गोरिथम 3 भी डेवलप कर सकते हो आप, बस इसमें फर्क ये है कि जब आप vx और vy की टर्म में इसको अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे फिर जब आप वो फंक्शन फाइंड करोगे, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग uy z0 माइनस what was that ux z0 minus I टाइम्स uy z0, आपने v की टर्म में क्या लिखना है, v की टर्म में पहले y लिखना है vy z0 और बाद में लिखना है लेकिन प्लस I टाइम्स vx z0,
और फिर से आपको ये क्या दे देगा, एनालिटिक फंक्शन देगा। और एनालिटिक फंक्शन में आप क्लियरली देख सकते हो कि u प्लस आई वी टाइप का आएगा, तो जो आपका v होगा वो हार्मोनिक कंजुगेट हो जाएगा u का। और एग्जांपल देखते हैं। फाइन, देखो बच्चों, ये सभी मैं ले आऊंगा आपके लिए अलग से, जितने भी पिछले साल के सवाल हैं। आई विल कम अप विद ए सेपरेट लेक्चर फॉर दैट। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं हम सिंगुलैरिटी की। व्हाट इज ए सिंगुलैरिटी? देखो, सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट होता है ना जहां पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, जहां पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। तो कोई भी पॉइंट z नॉट इज सेड टू बी ए सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी ऑफ ए फंक्शन if every neighborhood of z naught has a regular point but z naught is not a regular point। देखो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर z naught कोई भी पॉइंट है, ये सिंगुलर पॉइंट कब होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, खुद ये रेगुलर पॉइंट नहीं है, खुद ये एनालिटिक पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके नेबरहुड का हर पॉइंट रेगुलर पॉइंट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर इसके नेबरहुड में एक भी पॉइंट ऐसा हुआ जो रेगुलर पॉइंट नहीं है इसको छोड़ के, तो दैट मीन्स फिर ये सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। तो सिंगुलर पॉइंट होने के लिए जरूरी है कि खुद ये रेगुलर पॉइंट ना हो, यानी खुद ये एनालिटिक पॉइंट ना हो, लेकिन इसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट है वो सब के सब क्या होने चाहिए, रेगुलर पॉइंट होने चाहिए। So a point z equal to z naught is said to be singular point if it is not a regular point but it is limit point of regular point। मतलब कहने का वही है कि जब इसके नेबरहुड में इनफिनाइटली मेनी पॉइंट हो जाएंगे रेगुलर पॉइंट, तो ये उनका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि z इक्वल टू 0 पे जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ जाए फंक्शन में, इन शॉर्ट अभी आप ये याद रखिए, टेक्निकलिटीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो z इक्वल टू 0 पे 1/इंफिनिटी सॉर्ट ऑफ थिंग है, जैसे z इक्वल टू 0 पे इस पे प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ पे z इक्वल टू 2 और 3 पे प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर इसकी बात करें तो इट हैज नो सिंगुलर पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका देखें एफ जेड बार जेड, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्लियर सी बात है कि ये किसी भी पॉइंट पे रेगुलर नहीं है, जबकि एक सिंगुलर पॉइंट होने के लिए उसके नेबरहुड में हर पॉइंट क्या होना चाहिए, रेगुलर पॉइंट। और ये फंक्शन तो नोवेयर एनालिटिक है, ये कहीं पे भी एनालिटिक नहीं है, जबकि इसके लिए जरूरी ये था कि इसके नेबरहुड में हर पॉइंट क्या होना चाहिए था, उस पॉइंट को छोड़ के रेगुलर पॉइंट। अब जब इसमें है ही नहीं कोई रेगुलर पॉइंट, तो इसकी सिंगुलैरिटी की सिरे से बात ही नहीं होगी। दैट मींस सिंगुलैरिटी की बात वहां पे होगी जहां पे रेगुलर पॉइंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, लेकिन उस पॉइंट पे वो जो पॉइंट हम अंडर कंसिडरेशन है वो खुद रेगुलर पॉइंट ना हो, लेकिन उसके नेबरहुड में सब के सब पॉइंट क्या होने चाहिए, रेगुलर पॉइंट होने चाहिए। सिमिलरली इसमें भी सिंगुलैरिटी नहीं होगी, क्योंकि जब इसका भी आप करेंगे तो यह जाएगा कॉस जेड बार एफ जेड बार जेड, और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कितने पॉइंट्स पे, कॉन्टेबली मैनी पॉइंट्स पे। तो कॉन्टेबली मैनी पॉइंट्स पे अगर ये हो रहा है, दैट मीन्स कॉन्टेबली मैनी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, तो इसमें कोई एनालिटिक पॉइंट होगा ही नहीं। तो जब एनालिटिक पॉइंट कोई है ही नहीं, तो फिर सिंगुलैरिटी की बात क्यों करनी, मतलब नो वेयर एनालिटिक पॉइंट की कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं होती है, इन शॉर्ट नो वेयर एनालिटिक फंक्शन हैज नो सिंगुलैरिटी। ना सिर्फ ये, बल्कि काउंटेबली मैनी रेगुलर पॉइंट्स भी जिसके अंदर हों, तो वो भी, क्या कह रहा हूँ मैं, एम आई सेइंग सेंस, ये भी कह सकते हैं नो वेयर एनालिटिक फंक्शन, या आप ये भी कह सकते हो कि फिलहाल आप इतना ही करिए। चलिए आगे देखते हैं।
अब सिंगुलैरिटी की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, एक होती है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। व्हाट डज दैट मीन? A singularity z equal to z naught of a function is said to be an isolated singularity if there exists a deleted neighborhood of z into z equal to z naught in which f is analytic। एक फंक्शन की z equal to z naught पे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है अगर उसके नेबरहुड में फंक्शन क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए। जैसे कि एग्जांपल है z इक्वल टू 0, दिस इज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अगर एक f की ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटी होंगी देन ऑल सिंगुलैरिटी आर आइसोलेटेड। अगर एक फंक्शन की कितनी होगी, फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज, देन ऑल द सिंगुलैरिटीज आर आइसोलेटेड। एग्जांपल आप देख सकते हो 1 अपॉन साइन z, इसकी कितनी सिंगुलैरिटीज हो जाएंगी, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मैंने क्या कहा, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज हैं तो सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड होती है, बट अगर सिंगुलैरिटीज आइसोलेटेड है तो जरूरी नहीं कि वो फाइनाइटली मैनी होगी। जैसे 1 बाई साइन जेड की सिंगुलैरिटीज आइसोलेटेड है बट दे आर क्वांटिटली मैनी। फिर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है, ये जनरली एक ही होती है, दैट इज एसेंशियल सिंगुलैरिटी। द पॉइंट z equal to z naught is said to be non-isolated singularity if every neighborhood of z equal to z naught is a singularity of f other than z equal to z naught। ठीक है, ये जो आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है, अगर हर नेबरहुड, अगर इसका हर नेबरहुड जो होगा, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ z equal to z naught contains a singularity of f other than z equal to z naught। कहने का मतलब ये है कि z equal to z naught should be limit point of set of singularity। This should be limit point of set of singularity। यानी कोई भी सिंगुलैरिटी जो है वो नॉन आइसोलेटेड कब होती है, जब उसकी, आप ये कह सकते हो, जब उसके हर नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी सिंगुलैरिटीज, जब उसके हर नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी सिंगुलैरिटीज हो, ऐसे भी आप कह सकते हो। अगर f नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है then it has infinite singularity but not conversely, but conversely ऐसा जरूरी नहीं है। यानी अगर एक फंक्शन की नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है तब उसकी इनफिनाइट सिंगुलैरिटी हो जाएंगी, लेकिन ऐसी एग्जांपल्स हमें मिलती है जहां पे एक फंक्शन की इनफिनाइट सिंगुलैरिटी होती है बट वो सिंगुलैरिटीज नॉन आइसोलेटेड नहीं होती हैं। आगे चल के हम वो भी देखेंगे। ठीक है, if f has uncountably many singularities then f has non isolated singularity। ठीक है, जैसे एफ जेड इक्वल टू 1 अपन साइन 1 बाई जेड। अब साइन 1 बाई जेड जहाँ पे 0 होगा वहां पे इसकी सिंगुलैरिटी होगी 1 बाई जेड इज इक्वल टू एन पाई, सो जेड इक्वल टू 1 बाई एन पाई, और दिस इज कन्वर्जिंग टू 0। तो बेसिकली यही तो हम देखते हैं, सिंगुलैरिटीज का जो लिमिट पॉइंट होता है वही नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। तो देखो ये है आपकी z इक्वल टू 1 बाई एन पाई, दे आर सिंगुलैरिटीज ऑफ दिस फंक्शन और इनका लिमिट पॉइंट क्या है, 0। सो 0 इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में हमारे पास होती हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पोल और एसेंशियल सिंगुलैरिटी। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है, सिंपल सी बात है, an isolated singularity z equal to z naught is said to be removable for a function if limit z approaches to z naught fz exists finitely। हम सिंपली क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन के लिए अगर हमें रिमूवेबल सिंगुलैरिटी चेक करनी है, हम ये वाली लिमिट उसकी चेक करेंगे, z इक्वल टू z नॉट पे देखेंगे, अगर ये लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली तो हम कहेंगे कि z इक्वल टू z नॉट जो है वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ओके, एग्जांपल देखेंगे। जैसे ये देखिए, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 fz,
z अप्रोचेस टू 0 पे फंक्शन जो है किसके इक्वल है? z इक्वल टू 0 पे 0 के इक्वल है और f ऑफ 0 पे 5 है। तो क्लियरली z इक्वल टू 0 पे जो है ये जो आपका लिमिट है दिस एग्जिस्ट फाइनाइटली, सो z इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सिमिलरली अगर sin z by z की आप लिमिट निकाल के देखें, sin z अप्रोचेस टू 0 sin z by z, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। That is again existing finitely, so z equal to 0 is removable singularity. For an isolated singularity of a function, following are equivalent. अब ये जो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है इसकी कुछ कैरेक्टराइजेशन होती है कि अगर z इक्वल टू z नॉट रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है तो ये एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली और साथ में ये जो लिमिट है ये 0 के इक्वल होनी चाहिए। कौन सी लिमिट? z अप्रोचेस टू z नॉट z माइनस z नॉट fz दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो एक तो ये 0 के इक्वल ये एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, और इसकी एक और करेक्टराइजेशन है, वैसे भी आप देख सकते हैं या फिर आप ऐसे देख सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडीशंस है, वन इंप्लाइज अदर, अदर इंप्लाइज वन, इंप्लाइज टू, टू इंप्लाइज थ्री, थ्री इंप्लाइज वन, मतलब ये एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं। अगर एक भी ट्रू हो जाती है तो सब ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। अगर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है तो सेकंड भी ट्रू हो जाएगी, थर्ड भी, अगर सेकंड ट्रू है तो फर्स्ट और थर्ड ट्रू हो जाएगी, अगर थर्ड ट्रू है तो फर्स्ट और सेकंड ट्रू हो जाएगी। ये मतलब होता है द फॉलोइंग्स आर इक्विवेलेंट, यानी एक ट्रू हो गया तो बाकी खुद ब खुद ट्रू हो जाएंगे। तो अब रिमूवेबल सिंगुलैरिटी चेक करने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं, दो तरीके, ऐसे चेक कर लो या ऐसे चेक कर लो, ठीक है। एक और तरीका भी है, रिमांस थ्योरम ऑफ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, वो भी हम देखेंगे आगे, फिलहाल इतना सा देखते हैं। हाँ ये रहा चौथा, f is bonded in the neighborhood of z equal to z0, ठीक है। तो if f is bonded in the neighborhood of z equal to z0, तो तब भी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। इसी तरह से f कैन बी रिडिफाइंड एज एन एनालिटिक फंक्शन एट z इक्वल टू z0। अगर z इक्वल टू z0 पे कुछ वैल्यू चेंज कर सकते हो आप, यानी z इक्वल टू z0 पे फंक्शन को रिडिफाइन करके आप फंक्शन को एनालिटिक बना सकते हो, तो उस केस में भी आपकी जो सिंगुलैरिटी है वो रिमूवेबल हो जाएगी। और इसी वजह से इसका नाम भी रिमूवेबल रखा गया है क्योंकि इसको हम रिमूव कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस क्राइटेरिया फॉर चेकिंग रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। एग्जांपल्स हम देखेंगे, एग्जांपल कुछ तो हमने देखी इसकी, कुछ हम और देखेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पोल क्या होता है। देखो बच्चे पोल क्या होता है, ये जो सिंगुलैरिटी है इसके लिए जरूरी है आपको ये लिमिट चेक करनी है, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट fz। अगर ये लिमिट किसके इक्वल हो जाए, इंफिनिटी के इक्वल हो जाए, तो तब आप कहोगे कि z इक्वल टू z नॉट इज विच सिंगुलैरिटी, इट इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। पर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में भी कौन सी है, पोल। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, आप ये फाइंड कर लो, z माइनस z नॉट, z माइनस z नॉट की पावर m इंटू एफ ऑफ z, ये वाली क्वांटिटी आप फाइंड करो। मतलब कोई m आपको मिलेगा, z माइनस z नॉट की पावर m इंटू एफ ऑफ z, जिसके लिए ये लिमिट फाइनाइट हो जाएगी। क्या होनी चाहिए, दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस शुड बिलोंग टू c। अगर ऐसा हो जाए कि आपको एक l मिले जो कि नॉन जीरो, अगर आपको एक l मिले जो कि नॉन जीरो हो और वो किसमें बिलोंग करता हो, c में, मतलब फाइनाइट हो, मैंने c इंफिनिटी नहीं कहा, अदर देन इंफिनिटी, नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, तो उस केस में हम कहेंगे कि z नॉट इज ए पोल ऑफ ऑर्डर m। क्या कहेंगे, पोल ऑफ ऑर्डर m। सपोज अगर ऐसे हो जाता, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, z माइनस z नॉट की पावर 3 इंटू एफ जेड is equal to L, where L is not equal to 0 not equal to infinity, that is a finite complex number। तो उस केस में हम कहते हैं कि fz has a pole of order 3। क्लियर है, वेरी गुड। एग्जांपल देख लेते हैं, fz क्या है, sin z अपॉन z स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चे, लिमिट चेक कीजिए कहाँ पे, z अप्रोचेस टू 0 पे देखना है, sin z अपॉन z स्क्वायर। डायरेक्टली देखिए, पहले ये 0/0 फॉर्म है, आगे चलिए, cos z by z है,
cos z by 2z हो जाएगी, फिर देखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। लॉपिटल रूल लगाइए ना, पहले 0/0 है, कीजिए डिफरेंशिएशन बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो ये हो जाएगा cos z अपॉन 2z। अब लगाइए क्या होगा, दिस इज 1/0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी जब भी लिमिट हो जाएगी दैट मीन्स ये पोल है, और पोल तो मिल गया हमें। अब अगर हमें ये पता करना है कि कौन से ऑर्डर का पोल है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि z-0 की पावर कितनी करें हम कि ये फाइनाइट आ जाए। देखो z² है तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तो ये z² और z² कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, एंड दिस इज नॉट इक्वल, नहीं ये 0 नहीं आना चाहिए, दिस शुड नॉट बी 0। ओके फाइन, 0 नहीं आना चाहिए। मुझे क्या करना है, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, ये मेरा फंक्शन है z² अपॉन साइन z। मुझे डिसाइड करना है कि सॉरी साइन z अपॉन z², ये मेरा f है, मुझे ये डिसाइड करना है कि z-0 की पावर क्या होनी चाहिए। देखो अगर z की पावर में 1 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, z और स्क्वायर कैंसिल, साइन z बाई z जो है वो 1 हो जाएगा। यस आई एम डन। इसका मतलब लिमिट z अप्रोचेस टू 0, 0 का मतलब ये z0 की तरह बिहेव कर रहा है, z-z0 मतलब z-0 की पावर 1 इंटू एफ जेड क्या है आपका, साइन z अपॉन z², तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल, विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, सो दैट मीन्स इट हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1, इट हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1। दोबारा से थोड़ा इसको रिपीट करता हूँ आपके लिए, लेट मी रिपीट इट फॉर यू गाइस। हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, लिमिट z अप्रोचेस टू z0, z माइनस z0 की पावर m into fz, this should be a finite, this is finite complex number। तो देखिए z0 की जगह क्या है 0, z माइनस 0 की पावर, और m की जगह मैंने क्या दिया 1, fz क्या है साइन z अपॉन z² such that this is equal to 1 which is a finite complex number। तो इसलिए this has a pole of order m का मतलब pole of order 1। क्लियर है। अब बच्चे आपके ऐसे ही लंबे लेक्चर आने वाले हैं, बिल्कुल जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपका सिलेबस जो है वो टाइम से पहले मैं खत्म कर लूंगा। 1/z-1 की पावर 5 देखिए, सबसे पहले आपको देखना होता है पोल के लिए सिंपली कि किस पॉइंट पे ये इंफिनिटी हो रहा है फंक्शन। जैसे आप रिमूवेबल के केस में देखते हो फाइनाइट, तो इस केस में आप देखते हो कि इनफाइनाइट कहाँ पे, ठीक है। तो ये फंक्शन किस पॉइंट पे इंफिनिटी को जा रहा है, 1 पे, नो डाउट। अच्छा अब आपको ये देखना है कि ये फंक्शन इंफिनिटी को जा रहा है 1 पे, अब इसकी लिमिट जो है, लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z-1 की पावर में कितनी लूं इनटू f ऑफ z, सच दैट ये क्या हो जाए, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो z-1 की पावर में 5 लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इससे काम अगर मैं कुछ भी लूंगा तो नीचे वो पावर रह जाएगी और वो इंफिनिटी हो जाएगी फिर से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 1। सो दिस हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर m दैट इज इक्वल टू 5। फाइन। So if z equal to z0 be an isolated singularity of a function, तो इसमें ये चीजें इसके अंदर जो है वो इक्विवेलेंट होती हैं, जैसे रिमूवेबल के अंदर कुछ चीजें इक्विवेलेंट थी, अगर z0 पोल है तो ये इंफिनिटी हो जाता है। इसी तरह से fz को हम कैसे लिख सकते हैं, gz अपॉन z माइनस z0 की पावर m, वेयर जो gz है वो नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। अगर ये नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन है
अपॉन z माइनस z नॉट की पावर m, तो इस केस में हम कहेंगे कि f हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर m। इसी तरह से अगर हम इसको अगर ये लिमिट हम निकाल लेते हैं z अप्रोचेस टू z नॉट, z माइनस z नॉट की पावर m इनटू एफ जेड, अगर ये L के इक्वल आ जाती है और L नॉट तो जीरो के इक्वल है ना इंफिनिटी के इक्वल है, दैट मीन दिस इज ए फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो तब भी ये पोल हो जाएगा ऑफ ऑर्डर m। तो ये इसकी इक्विवेलेंट कंडीशंस है। ओके, एनी डाउट? तीसरा देखते हैं हम एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होता है। An isolated singularity is called an essential singularity if it is neither a pole nor a removable singularity। ना तो ये पोल होना चाहिए ना ही रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ऐसी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को हम essential singularity कहते हैं। So let z equal to z not be an isolated singularity of f, then the following statements are equivalent। सबसे पहले z equal to z not अगर essential singularity है तो ना तो ये removable singularity है ना ये pole है। ये लिमिट जो z approaches to z not f z है, ना तो ये एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली और ना ही ये एग्जिस्ट करती है इनफाइनाइटली। इसी तरह से देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ z नॉट सच दैट उस नेबरहुड ऑफ z नॉट का अगर हम उस देखिए क्या कह रहा है, जो चौथा पॉइंट है ये कह रहा है कि एक नेबरहुड हमें उस सिंगुलैरिटी का मिलेगा, वी विल गेट ए नेबरहुड ऑफ दैट सिंगुलैरिटी सच दैट, उसकी अगर मैं क्या ले लूं, इमेज ले लूं, मतलब ये मेरा नेबरहुड है एन जेड नॉट, इसकी अगर मैं इमेज ले लूं, इमेज क्या हो जाएगी एफ एन जेड नॉट। मान लो ये इमेज कुछ भी है, उस इमेज का अगर मैं क्लोजर ले लूं, उस इमेज का अगर मैं क्लोजर ले लूं तो वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के इक्वल हो जाएगी। मतलब देखो कितनी पावरफुल होती है सिंगुलैरिटी, कि अगर आप उसके नेबरहुड को मैप कर दो अंडर दैट फंक्शन जिसकी वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, और फिर आप उस इमेज का क्लोजर ले लो तो वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को कवर कर देता है। दैट मीन्स नेबरहुड ऑफ एन essential singularity, isolated essential singularity, this is mapped onto whole complex plane। That is, if you take the image of the neighborhood of that singularity and if you take its closure, then it is mapped onto whole complex plane। यहाँ आप ये कह सकते हो कि उसकी जो इमेज होती है essential singularity की, it is dense in C, it is dense in C। डेंस इन सी का मतलब यही है कि उसके बीच में और सी के किसी डेंस इन सी का मतलब यही हो गया कि उसका अगर हम क्लोजर ले लें वो पूरे के पूरे सी के इक्वल हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट वो पूरे सी को कवर कर लेता है। सो दिस इज द फोर्थ कैरेक्टराइजेशन। तो इसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, जैसे साइन 1/z ले लीजिए ना, या e की पावर 1/z ले लीजिए z इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसे फंक्शन है, आप देख लीजिए इनकी लिमिट अगर आप फाइंड करने जाएंगे तो इनकी लिमिट क्या आपको, ना तो फाइनाइटली इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना इनफाइनाइटली। सो इस तरह के जो फंक्शन है साइन 1/z हो गया, या e की पावर 1/z हो गया, e की पावर 1/z², ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी लिमिट ना तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है ना इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे फंक्शंस की, और जिस पॉइंट पे ऐसा होता है, जैसे z इक्वल टू 0 पे ना इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी ना इनफाइनाइटली, ना फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी ना इनफाइनाइटली, ना फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी ना इनफाइनाइटली। इनफैक्ट इसको मैं और आसान तरीके से आपको बताएंगे हम, वो है लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज जब हम पढ़ेंगे वहां पे भी हम क्लासिफाई करेंगे सिंगुलैरिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, तो वहां से चीजें आपके लिए और भी आसान हो जाएंगी। वहां पे सिंपली पता क्या होता है वहां पे सिंपली आप कोई भी सीरीज ले लेते हैं ना, जैसे साइन 1/z की एक्सपेंशन लेंगे, इसकी एक्सपेंशन ले लेंगे, तो उन एक्सपेंशन में आप देखते हैं कि अगर ये जो नेगेटिव टर्म्स हैं, मतलब 1/z 1/z², 1/z3, ये नेगेटिव ही है ना, इनको आप ऐसे लिखेंगे z की पावर -1, z की पावर -2। अगर ये फाइनाइटली मैनी हो तो पोल होता है उस पॉइंट पे, अगर ये इनफाइनाइटली मैनी हो तो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है, और अगर ये हो ही नहीं तो उस केस में रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है। मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, जैसे साइन 1/z ले लीजिए,
साइन 1/z कैसे आएगा? इसकी अगर आप एट z इक्वल टू 0 लॉरेंट सीरीज आप इसकी लिखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज 1/z प्लस 1/z³ 3 फैक्टोरियल प्लस 1/z 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म जिसमें कितनी है? नेगेटिव वाली, मतलब 1/z 1/z³ इस तरह की, ये इन्फिनिटी मैनी है। और किस पॉइंट पे है? z माइनस z नॉट मतलब z माइनस 0 z माइनस 0 z माइनस 0, दैट मीन z इक्वल टू 0 इज एसेंशियल आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। वहीं पे अगर मैं 1/z माइनस जैसे z स्क्वायर ले लेता, तो अगर इसको आप लॉरेंट सीरीज की एक्सपेंशन में देखोगे ये एक ही टर्म है 1/z स्क्वायर वाली, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? जब फाइनाइटली मैनी होती है तब पोल होता है। और अगर मैं ऐसे लेता जैसे z स्क्वायर सिंपली, तो z स्क्वायर की कौन सी सिंगुलैरिटी होगी? इट विल हैव रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, क्योंकि इसमें आपकी सिर्फ कौन सी एक्सपेंशन आ रही है? इसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन कहते हैं या एनालिटिक पार्ट कहते हैं फंक्शन का, जिसमें आपकी नेगेटिव नहीं बल्कि सिर्फ पॉजिटिव पावर है, तो ये आपका आ जाता है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो ये सब बातें हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हमें पढ़नी पड़ेगी फिर भी, तो वहाँ पे ये चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए काफ़ी है। कल के लेक्चर में हम जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, फिर हम इन पे सिंगुलैरिटीज पे भी क्वेश्चन करेंगे। तो कल के लिए हम यही करेंगे, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है हमारा। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। So once we are done with complex integration, फिर simply connected domain, Cauchy's, Gauss theorem, Cauchy's integral formula, और ये सब चीजें हम देखेंगे। कुछ नेम्ड थ्योरम, लाइवलिज थ्योरम, पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम, blah 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 जो भी है, so we'll be looking at all these things in quite a bit of detail. So thank you so much and have a nice day.